हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा सेल बायोलॉजी फर्स्ट वाली यूनिट अपन ने पूरी कंप्लीट कर ली है। ओके, अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं सेल बायोलॉजी सेकंड। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सेल बायोलॉजी को अपन ने दो यूनिट में डिवाइड किया था। देखो फिर समझ लो, सेल बायोलॉजी कोशिका विज्ञान को दो यूनिट में अपन डिवाइड कर चुके थे, फर्स्ट एंड सेकंड। जो सेल बायोलॉजी फर्स्ट थी उसमें आपने एनसीईआरटी का जो चैप्टर है कोशिका जीवन की इकाई उसको कंप्लीट किया था। इसमें कवर किया अपन ने कोशिका जीवन की इकाई, जिसमें आपने प्रोकैरियोटिक कोशिका संगठन और यूकैरियोटिक कोशिका संगठन दोनों का अध्ययन किया। कौन कौन सा स्टडी किया आपने? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस का अपने अध्ययन किया था। ओके, लेकिन अपने न्यूक्लियस को छोड़ दिया था। न्यूक्लियस अब सेल बायोलॉजी सेकंड में आ जाएगा। तो सेल बायोलॉजी सेकंड में अपन कवर करेंगे बेटा एक तो केंद्रक, केंद्रक की संरचना तथा कार्य, और इसमें कवर करेंगे अपन जो चैप्टर है कोशिका विभाजन तथा कोशिका चक्र। ओके, तो सेल बायोलॉजी सेकंड में अपन केंद्रक, कोशिका विभाजन, कोशिका चक्र को अभी स्टार्ट करेंगे और इस यूनिट में इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो सेल बायोलॉजी में मैंने आपको बताया था लगभग 6 to 8 क्वेश्चन आते हैं बेटा, 6 से लेके 8 क्वेश्चन। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए बेटा, काफी वेटेज है इसका, 6 से 8 काफी क्वेश्चन होते हैं 90 में से। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं सेल बायोलॉजी सेकंड में केंद्रक को। करें स्टार्ट। तो आज अपन केंद्रक का अध्ययन करेंगे। और सेल बायोलॉजी फर्स्ट में भी देखो काफी पॉइंट आपने बेटा स्टडी किए हैं। अब धीरे धीरे जैसे सेल बायोलॉजी को आप कंप्लीट करोगे तो काफी चीज पीछे की भी आपकी कवर होंगी, क्योंकि आप जानते हो बेटा पीछे के टॉपिक आगे बड़े काम आते हैं, इसलिए उनको भी याद रखना ताकि उनका और जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए और आगे के टॉपिक और क्लियर हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया उसको भूल गए, आगे तक काम आएंगे वो, आगे तक नहीं नीट के एग्जाम तक काम आएंगे, इसलिए बिल्कुल उनको याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं केंद्रक। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले काफी सारे अपन कथनों पर फोकस करेंगे, बहुत सारे स्टेटमेंट आएंगे। पहले एक एक पॉइंट को समझते जाना है और आपको नोट करते जाना है। ठीक है, और हर पॉइंट पे याद रखना कि ये सोच के आपको सुनना है कि ये क्वेश्चन है, तभी मजा आएगा बेटा स्टडी करने में। ठीक है, तो केंद्रक में सबसे पहला पॉइंट, केंद्र की जो खोज थी उसकी बात करते हैं पहले अपन। केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। ये बात है 1831 की। तो केंद्र को कोशिकांग के रूप में किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। देखो 1831 की बात है, फिर 1838-39 में आपको पता है सेल थ्योरी आई थी, 1855 में मॉडर्न सेल थ्योरी आई थी। ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी बेटा, पता नहीं कब कौन सा क्वेश्चन किसके साथ मिक्स होके आ जाए। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, तो सारे कथन आपको याद होने चाहिए तभी कर पाओगे बेटा। अगला पॉइंट, केंद्रक दोहरी झिल्ली युक्त, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है। और याद करो बेटा बताया था ये प्रोटोप्लाज्म का घटक है। केंद्र किसका घटक है? प्रोटोप्लाज्म का। यह है प्रोटोप्लाज्म का घटक होता है। याद करो मैंने बताया था प्रोटोप्लाज्म के दो घटक होते हैं, देखो समझ लो फिर। प्रोटोप्लाज्म उसमें क्या क्या शामिल है? न्यूक्लियस तथा साइटोप्लाज्म। यूकैरियोट में क्या है? प्रोटोप्लाज्म है।
प्रोटोप्लाज्म शब्द जो है वो यूकैरियोटिक सेल में काम में लेते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में काम में नहीं लेते। तो प्रोटोप्लाज्म के दो घटक हो गए, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस जो है वो प्रोटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल हो गया। अगला पॉइंट, सारे पॉइंट काम के बेटा, हर पॉइंट को आपको एक एक पॉइंट को डिटेल में लेना है और समझते जाना है, क्योंकि क्वेश्चन काफी अच्छे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें बेटा, न्यूक्लियस जो है वो आनुवांशिक उपकरण होता है। क्या होता है? आनुवांशिक उपकरण, हेरिडेटरी एपरेटस। यह है आनुवांशिक उपकरण होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आनुवांशिक सूचनाएं संग्रहित होती हैं, या अपने ये बोल सकते हैं यह है आनुवांशिक सूचनाओं का संग्राहक है। और ये बात सबसे पहले किसने बताई कि जो केंद्रक है वो आनुवांशिक सूचनाओं का संग्राहक होता है? ये सबसे पहले प्रूव किया था एक वैज्ञानिक जिसका नाम है हैमरलिंग। तो इसे हैमरलिंग नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया। और इसने प्रयोग किस पे किए? ये इंपॉर्टेंट यही लिख रहा हूं, एसिटाबुलेरिया। एस्टाबुलेरिया क्या है बेटा? एस्टाबुलेरिया एक कोशिकीय हरा शैवाल है। जिसकी साइज 10 सेंटीमीटर होती है। इसके ऊपर इसने प्रयोग किए थे। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट था, बता दिया। कुछ बातें मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी भी करूंगा बेटा, एनसीईआरटी में बहुत शॉर्ट में है मैटर, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपन हल्का सा अप्रोच पे जाएंगे, ताकि बाहर के क्वेश्चन भी कभी कभार आ जाते हैं, रेयरली, ताकि वो भी आप सही कर पाओ। ठीक है, तो इसलिए ये क्या कहलाता है बेटा? हेरिडिटरी एपरेटस। और इसको मास्टर ऑफ सेल भी कहते हैं, इसे कोशिका का मास्टर भी कहते हैं। ओके, क्योंकि ये पूरी कोशिका को कंट्रोल करता है, या बोल सकते हैं कोशिका की सभी उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह सभी उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, यहां तक की बातें कंप्लीट। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। जो केंद्रक है बेटा, वो साइज में, शेप में और नंबर में थोड़ा थोड़ा उसमें भिन्नताएं होती हैं। तो साइज, शेप और नंबर की थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं। देखो, अलग से मैं यहां मेंशन कर रहा हूं। केंद्रक की संख्या, पहले संख्या की बात करें तो सामान्यतया एक कोशिका में एक केंद्रक होता है। सामान्यतया एक कोशिका में एक केंद्रक होता है। ठीक है, और ये आपको पता है बेटा, ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं का कैरेक्टर है। याद करो, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। उसके अंदर आद्य प्रकार का केंद्रक होता है। केंद्रक का मतलब है सुविकसित प्रकार का केंद्रक। अगर आपने बोला, अगर क्वेश्चन पूछे कि केंद्रक पाया जाता है तो यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक नहीं होता। हाँ, ये पूछे कि आद्य प्रकार का केंद्रक किसमें होता है, तो अपन बोलेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो एक कोशिका में सामान्यतः एक केंद्रक होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। अपवाद, जैसे द्विकेंद्र की अवस्था कहां होती है? अंग्रेजी सही रहेगी बेटा, इजी रहती है अंग्रेजी, बाई न्यूक्लिएटेड, द्विकेंद्र की।
इसमें द्विकेंद्र की मिलेगा आपको पैरामीशियम में। पैरामीशियम जो होता है उसमें दो केंद्रक होते हैं बेटा, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है पैरामीशियम। बहुकेंद्र की मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहु केंद्र की अवस्था, ये दो टाइप की होती है बेटा। एक तो होता है सिनक्शियम और एक कहलाती है सिनोसाइट। सिनोसाइट, सिनक्शियम जो होता है वो जंतुओं में, जंतु कोशिका में, और सिनोसाइट जनरली यूज करते हैं टर्म ये पादप में। ठीक है, जैसे आप सिनोसाइट में एग्जांपल हो गए एंडोस्पर्म, जिसमें एक कोशिका में अनेक केंद्रक होते हैं, उसको अपन क्या कहेंगे, मल्टीन्यूक्लिएटेड। सिनक्शियम जंतुओं में और सिनोसाइट पादपों में। क्लियर? आगे भी आएंगे टर्म, ऐसा नहीं कि यहां छोड़ दिया, आगे तक ये सब सेल बायोलॉजी की हर बात पूरी एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं काम आएगी। तो आप आगे पढ़ोगे तो पीछे का पोर्शन अपने आप स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और सेल बायोलॉजी को आपको रिवाइज करते रहना है ताकि आगे की चीजें भी आपकी कनेक्ट होती रहे। अब आगे पॉइंट पे चलते हैं बेटा। अगर इसकी अपन शेप की बात करें, केंद्रक की आकृति, शेप, तो इसकी जो आकृति होती है सामान्यतया यह गोलाकार होता है, राउंडेड। लेकिन इसकी शेप भी अलग अलग प्रकार की मिल सकती है। कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे आपने नाम सुना होगा जो ब्लड सेल है, जैसे आपकी इओसिनोफिल है बेटा, इओसिनोफिल ब्लड सेल होती है। तो इओसिनोफिल के अंदर जो केंद्रक होता है देखो बाइलोब्ड होता है। कैसा केंद्रक है इसमें? बाइलोब्ड, द्विपालित, दो पालियों के रूप में है बाइलोब्ड। इसके अलावा एक सेल होती है बेसोफिल। बेसोफिल के अंदर जो केंद्रक है बेटा वो होता है ट्राइलोब्ड। कैसा केंद्रक दिख रहा है इसमें? त्रिपालित, ट्राई लोब्ड। और न्यूट्रोफिल जो है ब्लड सेल, न्यूट्रोफिल, उसमें केंद्रक बेटा होता है मल्टी लोब्ड, बहुपालित, मल्टी लोब्ड। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये आप वैसे जूलॉजी में भी स्टडी करते हो। ठीक है, तो ये अपने शेप की बात कर ली, यहां तक की मेंशन कर लेना, सारे पॉइंट आपको नोटबुक में मेंशन करना है बेटा। केंद्रक जो है थोड़ा सा डिटेल में चलेगा। अब आगे अपन थोड़ी सी इसकी साइज की बात करते हैं। साइज भी वेरी होती है बेटा, साइज डिपेंड करेगी कि उसके अंदर मटेरियल जो है, क्रोमोसोम वगैरह है, उनकी संख्या कितनी है। साइज छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं, उनमें केंद्रक लार्ज साइज का होता है, जो लगभग पूरे साइटोप्लाज्म को कवर कर लेता है। साइज, केंद्रक का आकार तो लगभग ये होता है 3 to 6 माइक्रोमीटर का। लेकिन साइज भी वेरी करेगी, क्योंकि ज्योति की कोशिका में केंद्रक जो है वो लार्ज साइज का होता है बेटा। ठीक है, जो उसके लगभग वॉल्यूम को कवर करता है। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं थोड़ा सा केंद्रक की पोजीशन की, कि केंद्रक कोशिका में कहां पाया जाता है। स्थिति तो ये सामान्यतः कहां मिलेगा? देखो दो केस होंगे बेटा, इंपॉर्टेंट है। एनिमल सेल, याद करो सब बताया था। एनिमल सेल में कहां होता है? ये बिल्कुल केंद्र में होता है, केंद्र में। लेकिन जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल, वहां केंद्र कहां मिलेगा? परिधि पर, परिधि की ओर। क्यों बताओ आप ही बेटा? क्योंकि टिपिकल प्लांट सेल में बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, जिसके कारण केंद्रक जो परिधि की ओर चला जाता है। और एनिमल सेल में कहां है? ये बिल्कुल सेंटर पे। और प्लांट सेल की बात करें तो कहां मिलेगा? ये परिधि की ओर मिलेगा, क्योंकि वहां पर लार्ज वैक्यूल होती है।
ये इसकी पोजीशन की बात अपन ने कर ली। ठीक है बेटा, सारे पॉइंट कवर करने, मैं फिर बता रहा हूं, सुनते जाना है और आपको नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं साथ में। अब एक दो पॉइंट और हैं। केंद्रक में विभाजन की क्षमता होती है बेटा, केंद्रक विभाजित होकर दो पुत्री केंद्रकों का निर्माण करता है। तो अपन बोल सकते हैं नए केंद्रक पूर्व स्थित केंद्रक के विभाजन से निर्मित होते हैं। और ये कथन दिया था किसने, ये किसने सिद्ध किया था, स्ट्रासबर्गर, ये साइंटिस्ट है, उसने बताया था कि जो केंद्रक है उसमें विभाजन होता है और केंद्र के विभाजन से पुत्री केंद्रकों का निर्माण होता है, जो अपन कोशिका विभाजन में स्टडी भी करेंगे। आपको विभाजन की प्रक्रिया भी समझनी होगी। ठीक है, तो ये कुछ बातें होगी केंद्रक के बारे में, ये जनरल बातें होगी। क्लियर। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, प्रोकैरियोट में नहीं होता। यूकैरियोट में कुछ अपवाद हैं, जैसे आपकी परिपक्व आरबीसी है और जो फ्लोएम है उसकी जो सीड ट्यूब होती है, चालनी नलिका, उसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। ठीक है, ये अपन ने पहले ही बातें कर ली थी। अब अपन इस केंद्रक की स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे। यहां तक की बातें क्लियर बिल्कुल। अब अपन केंद्रक की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो केंद्र की संरचना का अध्ययन करना है तो आप कौन सी कोशिका के केंद्र का अध्ययन करोगे, याद रखना जो कोशिका विभाजन में नहीं है, जो विभाजन नहीं कर रही, या तो वो अंतरावस्था में हो, इंटरफेज में हो, या विभाजन नहीं कर रही हो। क्योंकि जब विभाजन स्टार्ट हो जाता है तो जो केंद्रक है वो आपको दृश्य नहीं होगा, क्योंकि विभाजन के दौरान केंद्रक अदृश्य हो जाएगा और उसकी जगह गुणसूत्र दिखाई देने लग जाते हैं। बात क्लियर होगी बेटा यहां तक की। तो अब बात करेंगे अपन केंद्रक की संरचना। ठीक है बेटा, तो अब बात करते हैं केंद्रक की संरचना की। संरचना का अध्ययन करेंगे, स्ट्रक्चर पहले बनाएंगे, फिर उसमें जितने भी अपन लेवल करेंगे स्ट्रक्चर, उनको एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहले स्ट्रक्चर को समझे, कैसे बनाएंगे अपन स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर से ही कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन वो जनरली पूछ लेता है। तो बहुत ध्यान से समझना है कि स्ट्रक्चर में कैसे अपन उसको मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, केंद्रक की संरचना। अभी मैंने बताया था अगर आपको केंद्र की स्टडी करनी है तो केंद्र को कहां, कौन सी कोशिका से आप विलगित करोगे बेटा, जो विभाजन में नहीं है, जो विभाजित नहीं हो रही है। याद रखना, क्योंकि विभाजन में नहीं होगी तभी केंद्रक उसके अंदर मिलेगा आपको। ओके, तो कौन सी, इंटरफेज न्यूक्लियस, समझना इसको। तो यह इंटरफेज का मतलब क्या हो गया, जिसमें कोशिका विभाजित नहीं हो रही है। और आगे अपन जब बात करेंगे सेल साइकिल की तो बताएंगे, इंटरफेज डिटेल में आएगी कि इंटरफेज के दौरान केंद्रक दिखाई देता है। बात समझ में आ गई। केंद्रक लार्ज साइज का है तो लाइट माइक्रोस्कोप से आसानी से दिखाई देता है। ठीक है, तो इंटरफेज न्यूक्लियस का यहाँ पर अध्ययन करेंगे, जो बिल्कुल आपको स्पष्ट दिखाई देगा। उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है उनका अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो डायग्राम बना रहा हूँ। जो न्यूक्लियस है बेटा, समझते जाना, एक एक पॉइंट पे ध्यान देना। मैं डायग्राम बना रहा हूँ, बिल्कुल लापरवाही मत करना, हर पॉइंट पे फोकस करना है। केंद्रक आप जानते हो दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग है। ये लो बेटा, ये केंद्रक जो है कैसा है, दोहरी झिल्लीबद्ध। तो इसमें अपन दोनों झिल्लियों को मेंशन करेंगे। ये कैसा हो गया, बाई लेयर्ड, दो झिल्लियां इसमें। ये देखो बेटा, ये तो है बाह्य झिल्ली, केंद्रक की बाह्य झिल्ली, और ये है बेटा आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली। बिल्कुल एक एक पॉइंट पे फोकस करना है। एनसीईआरटी के स्टेटमेंट तो मैं आपको डायग्राम के साथ साथ ही रिवाइज करवा दूंगा, लिख भी दूंगा। केंद्रक में दो झिल्लियां पाई जाती हैं, बाह्य झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, और ये दोनों झिल्लियां मिलकर ही क्या बनाती हैं, केंद्रक आवरण। ये क्या हो गया बेटा,
केंद्रक आवरण। तो केंद्रक आवरण में कितनी झिल्लियां हैं? 2 झिल्लियां हैं, बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। क्लियर? अब जो बाह्य झिल्ली है और आंतरिक झिल्ली, उसके मध्य देखो अवकाश भी है। इन दोनों के मध्य जो अवकाश, उसको अपन बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस, परिकेंद्रीय अवकाश। परिकेंद्र की अवकाश, समझना है सारे पॉइंट को। तो 2 झिल्लियों के मध्य जो अवकाश पाया जाता है, इनके मध्य जो अवकाश है उसको क्या बोलेंगे? परिकेंद्र की अवकाश। दोनों झिल्लियां एक दूसरे के समानांतर हैं, दोनों झिल्लियों के मध्य पेरीकेंद्र की अवकाश पाया जाता है। अब देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई। केंद्रक की जो बाह्य झिल्ली होती है वो फोल्ड होगी और आरईआर का निर्माण करेगी। ये सब जानते हो आप, याद करो, आरईआर में बताया था। ये केंद्र की बाह्य झिल्ली होती है, ये देखो, इस तरह से फोल्ड होकर ये क्या बनाएगी? आरईआर। तो अपन बोल सकते हैं केंद्र की बाह्य झिल्ली ईआर के साथ सतत रूप से पाई जाती है। देखो, बाह्य झिल्ली ईआर के साथ क्या है? सतत रूप से जुड़ी होती है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है, ये कौन है बेटा? ये ईआर है। और आप जानते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, केंद्र की बाह्य झिल्ली तथा ईआर, इस आरईआर पर राइबोसोम अटैच होते हैं। ये लोग केंद्र की बाह्य झिल्ली पर ये राइबोसोम है। और ये कौन से राइबोसोम होते हैं बेटा, बताओ? देखो, पुरानी बातें याद रहती हैं तभी मजा आता है पढ़ने का बेटा आगे। और पुरानी बातें याद नहीं करोगे तो आगे पढ़ाई में मजा नहीं आएगा, फिर दिमाग खराब होगा, बोलोगे समझ नहीं आता, क्योंकि आपको पुरानी बातों को याद रखना ही पड़ेगा। ये कौन से राइबोसोम है? ये है ATS राइबोसोम। कौन से? 80S प्रकार के राइबोसोम। तो 80S प्रकार के राइबोसोम देखो ER के साथ भी संबंधित है और केंद्र की बाह्य झिल्ली से भी जुड़े होते हैं। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? RER। क्या है ये? RER। क्योंकि RER का ओरिजिन किससे हुआ है? केंद्र की बाह्य झिल्ली के वलन से हुआ है। क्लियर? तो केंद्र की बाह्य झिल्ली और RER दोनों राइबोसोम धारण करती हैं। कौन से प्रकार के राइबोसोम? 80S प्रकार के राइबोसोम। 70S नहीं होंगे। 70S तो कहां मिलेंगे? यूकैरियोट में, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, ये बात हो गई RER की। अब आ जाओ बेटा इधर। केंद्र की दोनों झिल्लियां आपस में समानांतर हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर ये दोनों झिल्लियां जो होती हैं आपस में संलयित हो जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं। देखो यहां पर ये बाहरी और आंतरिक झिल्ली, यहां पर देखो, ये यहां, ये हो गई फ्यूज, ये हो गई फ्यूज। तो ये जहां संलयित हुई वहां पर एक माइन्यूट स्ट्रक्चर बनी है, एक पोर बना है, जिसको अपन कहते हैं केंद्रक छिद्र। ये क्या है बेटा? केंद्रक छिद्र। न्यूक्लियर पोर। ठीक है, लेकिन ये पोर एक जटिल के रूप में पाया जाता है, क्योंकि इस पोर के अंदर भी विशिष्ट प्रोटीन होती है, इसलिए इसको बोलते हैं केंद्रक छिद्र जटिल, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। इंग्लिश भी लिख देंगे आगे, अभी एक बार लेबल कर देते हैं। केंद्रक छिद्र जटिल हो गया, ये केंद्रक छिद्र हो गया। और केंद्रक छिद्र कैसे बना है? बाह्य और आंतरिक झिल्ली के संलयन से। तो इसमें कई जगह पर क्या मिलते हैं बेटा? ये केंद्रक छिद्र। और आप इतना समझ चुके हो बेटा, जो केंद्रक छिद्र होते हैं वो जो है रास्ते का काम करेंगे, ट्रांसपोर्ट होगा किसमें? न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। बाहर की ओर कौन होता है बेटा, बताओ? केंद्र के बाहर कौन भरा है? साइटोप्लाज्म में। और केंद्र के अंदर कौन है? ये अंदर जो भरा है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य। ओके, तो केंद्रक द्रव्य और साइटोप्लाज्म के मध्य अवरोध का कार्य कौन करेगी? केंद्रक आवरण अवरोध का कार्य करेगी, लेकिन उनके मध्य आदान प्रदान में कौन सहायक होंगे? केंद्रक छिद्र, जो अपन बातें करेंगे। अब आगे चलो बेटा। इस केंद्र के अंदर, केंद्रक द्रव्य के अंदर कुछ धागेनुमा संरचना का एक जाल सा फैला होता है। ये जाल फैला होता है बेटा, और ये होता है आपका क्रोमेटिन। कौन है ये? क्रोमेटिन। कौन है ये? क्रोमेटिन, या गुणसूत्रीय द्रव्य, इसी को बोल देते हैं क्रोमोसोमल मटेरियल। गुणसूत्रीय
द्रव्य, क्योंकि यही क्रोमेटिन कोशिका विभाजन के दौरान संघनित होकर गुणसूत्रों में परिवर्तित हो जाता है, ये इसलिए कहलाता है क्रोमेटिन, गुणसूत्रीय द्रव्य भी कहलाता है। तो ये कौन है, जाल के रूप में जो दिखाई दे रहा है वो कौन है, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो है प्रोटीन का, डीएनए का, आरएनए का बना होता है, जिसकी अपन बातें करेंगे, डिटेल में आएगा। आगे चलो, इस केंद्र के अंदर परिधि की ओर एक या एक से अधिक झिल्ली रहित स्फेरिकल स्ट्रक्चर, गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको अपन बोलते हैं केंद्रिका। कौन है बेटा, ये है केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। कौन है, न्यूक्लियोलस। तो ये एक केंद्र का मैंने डायग्राम बनाया है, और इस केंद्र के डायग्राम में जो जो आपने लेबल किया है वो सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, सबके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो आप बताओ बेटा, एक केंद्र की बात करूं मैं तो इसके 4 भाग हैं। इसकी संरचना में मुख्य रूप से 4 भाग हैं। कौन कौन से हैं, देखो, केंद्रक आवरण, इसका अध्ययन करेंगे। केंद्रक द्रव्य का अध्ययन करेंगे। क्रोमेटिन का अध्ययन करेंगे और केंद्रिका का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इन चारों की एक एक करके स्टडी करेंगे, केंद्र कंप्लीट हो जाएगा। क्रोमेटिन डिटेल में आएगा, क्रोमेटिन को समझाएंगे पूरा, क्रोमोसोम्स को भी समझाएंगे, गुणसूत्र कैसे बनते हैं, आगे डिवीजन में भी गुणसूत्रों का बड़ा रोल होता है, इसलिए इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में चलेंगे। एनसीईआरटी में कम दे रखा है, लेकिन थोड़ा अपन एक्स्ट्रा लेंगे ताकि डिवीजन आपका बहुत ईजी हो जाए। क्लियर, यहां तक की बात। तो अपन पहले स्टार्ट करते हैं, केंद्रक आवरण। ओके, तो अपना हेडिंग, ये डायग्राम बनाना है और यहां तक मेंशन करना है, उसके बाद कंटिन्यू करना है। नोट्स प्रिपेयर करने बेटा, बड़े काम आएंगे नोट्स आगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं, केंद्रक आवरण। न्यूक्लियर एनवलप, इसी को बोलते हैं अपन बेटा कैरियोथिका। कैरियोथिका, न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, बिल्कुल इजी स्टेटमेंट है, सारे आपको मेंशन करने हैं। तो आप बताओगे पहला स्टेटमेंट बेटा, केंद्रक आवरण में कितनी झिल्लियां हैं। वेरी सिंपल, कितनी झिल्लियां हैं, 2 झिल्लियां हैं। तो पहला स्टेटमेंट ही क्या हो जाएगा, केंद्रक आवरण 2 समानांतर झिल्लियों से बना होता है। यह है 2 समानांतर झिल्लियों से बना है। ओके, 2 समानांतर झिल्लियों से बना होता है। तो इसमें केंद्रक आवरण में कितनी झिल्लियां हैं, 2 झिल्लियां हैं, बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। ठीक है, कौन कौन सी, बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। और क्या होती है बेटा, ये एक दूसरे के समानांतर होती है। बाह्य तथा आंतरिक झिल्ली के मध्य उपस्थित अवकाश को परिकेंद्रक अवकाश कहते हैं। सारे स्टेटमेंट याद करवाने हैं बेटा आपको। परिकेंद्रक अवकाश कहते हैं, और पेरिकेंद्रक अवकाश जो है उसकी जो साइज है वो होती है बेटा 10 to 50 नैनोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो अवकाश है ये कितना होता है, डायमीटर कितना है इसका अवकाश का, 10 से 50 नैनोमीटर। 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 50 तक हो सकता है। तो ये इस अवकाश का डायमीटर हो गया। अब बात करेंगे अगली पॉइंट की। देखो बड़े ध्यान से देखना, जो आपकी केंद्र की बाह्य झिल्ली है वो देखो ER के साथ क्या है, सतत रूप से जुड़ी होती है। बात समझ में आ गई, ER के साथ क्या है, सतत रूप से जुड़ी हुई है।
उसकी अपन बात करेंगे। तो एक पॉइंट ये भी कह सकते हैं अपन, केंद्रक आवरण। देखो पहले समझो, केंद्रक आवरण कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के मध्य क्या है, बैरियर का काम कर रहा है बेटा। किसका काम कर रहा है, अवरोध का कार्य करता है। केंद्रक आवरण कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य के मध्य अवरोध होता है। इनके मध्य क्या है बेटा, अवरोध है। लेकिन जो छिद्र हैं वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे, अभी बात करेंगे, छिद्रों पे चलेंगे। अगला पॉइंट, केंद्रक बाह्य झिल्ली। केंद्रक बाह्य झिल्ली ER और सही कहें तो RER के साथ सतत रूप से जुड़ी होती है। और अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, केंद्रक बाह्य झिल्ली तथा RER पर 80S राइबोसोम जुड़े होते हैं। और याद रखना, जो RER पर राइबोसोम है, ये राइबोसोम ये बेटा एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं, ये प्रोटीन बनाते हैं। लेकिन जो बाह्य झिल्ली, केंद्रक बाह्य झिल्ली पर जो राइबोसोम है वो इनएक्टिव हैं, ये प्रोटीन निर्माण नहीं करते। प्रोटीन निर्माण कौन करेगा, जो RER से जुड़ा है। लेकिन जो राइबोसोम केंद्र की बाह्य झिल्ली से जुड़ा है, इधर वाले, वो प्रोटीन का निर्माण नहीं करेंगे। ठीक है, आ जाओ आगे पॉइंट पे। ये अपन ने झिल्लियों की बात कर ली बेटा, बाह्य झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, RER की बात होगी बेटा, स्पेस की बात हो गई है। ये सारे पॉइंट कवर कर लिए, सारे आपको मेंशन भी करने हैं। ठीक है, अब अपन बात करेंगे किसकी, केंद्रक छिद्र की। आए केंद्रक छिद्र पर, देखो अगला पॉइंट ही है। देखो मैंने डायग्राम बनाया, समझा दिया था। कुछ निश्चित स्थानों पर केंद्रक की बाह्य आंतरिक झिल्ली आपस में संलयित हो जाती है, जहां पर क्या बनता है बेटा, केंद्रक छिद्र का निर्माण होता है। तो पॉइंट लिखते हैं अपन, निश्चित स्थानों पर केंद्रक आवरण छिद्र बनने के कारण विच्छिन्न हो जाता है। कुछ निश्चित स्थानों पर केंद्रक आवरण, वो देखो केंद्रक आवरण जहां पर विच्छिन्न हो रहा है, वहां जहां पोर बना है वहां पर क्या हो गया, ये विच्छिन्न हो गया। तो आवरण छिद्र बनने के कारण विच्छिन्न हो जाता है। विच्छिन्न हो जाता है, इंटरप्टेड हो जाता है, विच्छिन्न हो जाता है। और ये जहां पर ये विच्छिन्न हो रहा है वहां पर क्या है, ये छिद्र केंद्रक आवरण की दोनों झिल्लियों के संलयन से बने हैं। जहां पर विच्छिन्न हो रहा है, तो वहां भी बताया था मैंने, दोनों झिल्लियां आपस में संलयित हो गई, संगलन हो गया इनका, उससे केंद्रक छिद्र का निर्माण होता है। तो अपन बोल सकते हैं केंद्रक छिद्र दोनों झिल्लियों के संगलन, इंग्लिश भी लिख रहा हूं बेटा, संगलन मतलब फ्यूजन से बनते हैं। जहां पर इनका संगलन हो गया वहीं क्या बन गया, आपका केंद्रक छिद्र बन गया। ठीक है, तो एक केंद्रक छिद्र की बात हो गई। आप समझते हो बेटा केंद्रक छिद्र का काम क्या होगा, जो केंद्रक छिद्र है वो क्या होगा, RNA और प्रोटीन अणु जो है केंद्रक में कोशिका द्रव्य, वह केंद्रक द्रव्य की ओर आते जाते रहते हैं। ठीक है, लिख देते हैं इस पॉइंट को।
केंद्रक छिद्र द्वारा आरएनए तथा प्रोटीन अणु दोनों दिशाओं में, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के मध्य दोनों दिशाओं में गमन करते हैं। या आते जाते हैं। समझना है बेटा, मैं फिर कह रहा हूं, लैंग्वेज डिफर हो सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज नहीं हो सकता। कुछ भी लिख दो, दोनों दिशाओं में आरएनए और प्रोटीन अणुओं का क्या होता है, गमन होता है। किसके द्वारा? केंद्रक छिद्र के द्वारा। क्योंकि आप जानते हो बेटा, जो आरएनए और प्रोटीन है वो वृत्त जैवणु है, तो वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, मेम्ब्रेन को पार नहीं करेंगे वो। इसलिए उनके लिए क्या बनाए गए? केंद्रक छिद्र, जिनकी सहायता से बड़े अणु जो है उनका आसानी से क्या हो जाए, आवागमन हो जाए। ठीक है, तो ये आपने आवरण की बात कर ली, ये केंद्रक आवरण आपका कंप्लीट हो गया। यहां तक की बात क्लियर? अब केंद्रक आवरण को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा एक डायग्राम बना रहा हूं, उसको समझना। ये डायग्राम मिटाऊंगा, फिर केंद्रक आवरण पे एक डायग्राम है, उसको थोड़ा समझ लोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा ज्यादा। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा बना रहा हूं। ये लो बेटा, देखो इसको ऐसे समझो बेटा इसको। ये केंद्रक की दो झिल्लियां हैं। ओके, ये है आउटर मेम्ब्रेन, बाह्य झिल्ली, और ये है इनर मेम्ब्रेन, आंतरिक झिल्ली। तो आप बताओ बेटा, आउटर मेम्ब्रेन इधर है तो यहां कौन होगा? कोशिका द्रव्य। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर की ओर कौन होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य। क्लियर? और जहां पर ये दोनों झिल्लियां संगलित होंगी, देखो यहां पर करके देखते हैं, जहां पर ये संगलित हो रही हैं वहां पर क्या बन गया आपका? ये छिद्र बन गया, केंद्रक छिद्र। क्या हो गया ये बेटा? ये है, अंग्रेजी लिख देते हैं यहां पर, हिंदी बताई दी, न्यूक्लियर पोर। ये वाला न्यूक्लियर पोर है आपका। ये जो बाह्य झिल्ली है, ये अभी बताया था आपको बेटा, ये ER के साथ क्या है? सतत है। और इसके ऊपर कौन होते हैं? राइबोसोम। इस पे भी राइबोसोम होते हैं। तो जो बाह्य झिल्ली है केंद्र की, वहां पर राइबोसोम अटैच है तो वो खुरदरी होगी। ये आंतरिक झिल्ली है। ये जो स्पेस है वो क्या है बेटा? ये वाला स्पेस बताया था अभी, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, परिकेंद्रक अवकाश, जिसका डायमीटर कितना है? 10 से 50 नैनोमीटर। तभी ऐसे याद होंगे, बार बार रिवाइज करोगे आप खुद भी, जब रिवीजन करते हो लिख लिख के, तभी याद होते हैं। ठीक है, जो केंद्रक छिद्र बना है, उस केंद्रक छिद्र के अंदर की ओर देखो, ये कोई छिद्र है मान लो, इसके भीतर की ओर जो है विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन जो है वो पाई जाती हैं, जिनको एन्युलर प्रोटीन बोलते हैं। जैसे ये है अंदर की ओर, जो आवागमन को कंट्रोल करती हैं, ये प्रोटीन ऑक्टामर के रूप में होती हैं। इतना डिटेल नहीं जाना, आपको हल्का सा समझा रहा हूं। ये देखो, तो ये जो रेड कलर में बताया, ये क्या है? कुछ विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन, जिनको एन्युलर प्रोटीन कहते हैं। कौन सी प्रोटीन है ये? एन्युलर प्रोटीन। और ये मिलकर केंद्रक छिद्र और अंदर कौन आ गई? एन्युलर प्रोटीन। इनको मिलाकर बोलते हैं अपन न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। ये जटिल हो गया, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। तो ये जो प्रोटीन है, ये आने जाने वाले अणुओं के आवागमन को नियंत्रित करती है, ताकि कौन जा रहा है कौन आ रहा है, ठीक है, अपने आप नहीं जाएंगे, उनको ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, विशिष्ट प्रकार के एस्कॉर्ट प्रोटीन्स होती हैं, जो पकड़ के उनको बाहर ले जाती हैं, कुछ को बाहर से अंदर लाती हैं। ठीक है, तो ये आपका कोर कॉम्प्लेक्स समझा दिया। ये जो देखो बेटा, आंतरिक जो झिल्ली है, यहां पर एक साइटोस्केलेटन होता है, एक
प्रोटीन होती है जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियर लेमिना। न्यूक्लियर लेमिना जो इसको अंदर से सपोर्ट प्रदान करती है, यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करती है ताकि न्यूक्लियस की जो शेप है वो मेंटेन रहे। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, और ये थोड़ा सा मैंने रफली आपको समझा दिया। अब मैंने बोला है कि आवागमन होता है आरएनए और प्रोटीन का दोनों दिशाओं में, तो बताओ न्यूक्लियोप्लाज्म में डीएनए पाया जाता है बेटा, और डीएनए से किसका निर्माण होता है? आरएनए का। तो आरएनए निर्मित होकर जैसे एमआरएनए तो बाहर जाएगा बेटा, साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, और यहां पर आपको पता है बेटा प्रोटीन बनती है। साइटोप्लाज्म में किसका निर्माण होता है? प्रोटीन, क्योंकि साइटोप्लाज्म में राइबोसोम है, तो प्रोटीन जो है वो बनके फिर बाहर से अंदर आती है प्रोटीन। तो हो गया ना, प्रोटीन और आरएनए का जो है आवागमन होता है किसके द्वारा? न्यूक्लियर पोर्स के द्वारा। क्लियर? ये बात समझ में आ गई आपको? न्यूक्लियर पोर की थोड़ी बात कर ली ताकि रटना ना पड़े। तो इसमें सारे मेंशन कर दिया मैंने, देखो आउटर, इनर, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, आरईआर भी आ गई, इसमें पेरी न्यूक्लियर स्पेस भी आ गया, आपका कॉम्प्लेक्स भी मैंने समझा दिया है, ठीक है, ताकि आपको रटना ना पड़े। ठीक है, ये डायग्राम भी बना लेना। अब अपन बात करेंगे न्यूक्लियर एनवेलप के अलावा, अब आगे का पार्ट कौन सा आ गया? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो थोड़ा न्यूक्लियोप्लाज्म के ऊपर फोकस करते हैं। यहां तक का डायग्राम क्लियर होना चाहिए बेटा, ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। तो आरएनए और प्रोटीन का आवागमन किसके द्वारा होता है? न्यूक्लियर छिद्र के द्वारा। देखो इसमें क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म में डीएनए है, किस रूप में पाया जाता है? क्रोमेटिन के रूप में पाया जाता है। आप मोलिकुलर बायोलॉजी पढ़ोगे आगे, डीएनए है, डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में, फिर डीएनए से आरएनए बनता है। डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है बेटा? अनुलेखन कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और अनुलेखन और प्रतिकृतिकरण कहाँ होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में। एमआरएनए बन गया तो आपको पता है एमआरएनए सूचनाएं लेके जाएगा साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में एमआरएनए पे राइबोसोम बैठेंगे और उससे प्रोटीन बनाएंगे जिसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन या प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। ये बहुत सारी चीजें हैं बेटा, आएंगी आगे, कनेक्ट करेंगी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं सब चीजों को याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं बेटा, आंसर एक होता है, लेकिन बाकी के 3 ऑप्शन के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप अपने आंसर पे जा पाओगे। अदरवाइज जहां कंफ्यूजन हो गया, 50-50 हो गया, वहां पर नेगेटिव होने के चांस हो जाते हैं। इसलिए कंप्लीट स्टडी करो, कंप्लीट अप्रोच पे जाओ, कंप्लीट कमांड होनी चाहिए, ताकि बिल्कुल उसमें जो है डाउट नहीं हो। और डाउट तभी नहीं होगा जब आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होगा, तब सब चीजों का समग्र अवलोकन कर पाओगे आप, तब आप आंसर पे सही जा पाओगे। तो अभी ये आपकी सेल बायोलॉजी की स्टार्टिंग है, अभी तो सेल बायोलॉजी हर चैप्टर से आपको कनेक्ट करेगी। आगे जाओगे तो सेल बायोलॉजी पीछा नहीं छोड़ेगी बेटा, ये सेल बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट हर चैप्टर में बिखरे पड़े हैं, इसलिए इस पे अच्छी कमांड हो जाएगी आगे आगे। ठीक है, तो ये डायग्राम बना लिया आपने। अब इसके बाद अपन चलते हैं किस पे? अगले भाग पे, जिसका नाम है आपका कोशिका न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य। ठीक है, 4 भाग बताए थे, केंद्रक आवरण कंप्लीट हो गया। केंद्र आवरण के बाद अपन बात करेंगे अब न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये मिटा रहा हूं मैं। अभी तो केवल आपको इतना करना है बेटा, 100% फॉलो करना है, जो बताया जा रहा है उसको बस याद करना है आपको, जो कॉन्सेप्ट बताया गया उस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखना है। अभी तो आगे आगे बहुत कुछ डिटेल आएंगी, लेकिन जितना बताया गया उसको बस आप कवर कर लो, बस इतना ही काफी है अभी पहले। अब बात करेंगे केंद्रक द्रव्य। न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो देखो इसमें कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, पहले अभी बताए थे मैंने, ये केंद्रक है आपका न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म के बाहर, ये न्यूक्लियस के बाहर कौन है बेटा? कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। ये होगी आपकी सेल। ठीक है, तो देखो इसके सारे पॉइंट कवर करते हैं। जो आपका केंद्रक द्रव्य है, इसको कैरियोलिम्फ भी बोल देते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोल दो या कैरियोलिम्फ। किसमें होता है? केंद्रक के अंदर, झिल्लियों द्वारा घिरा होता है। तो केंद्रक आधात्री
ये क्या है? केंद्रक आधात्री, न्यूक्लियर मैट्रिक्स। और ये होता है जेली लाइक होता है, फ्लूइड होता है, ठीक है, जो एक कोलोइडल आधारी द्रव्य है। ये जेली मैट्रिक्स है, केंद्रक आवरण द्वारा घिरा होता है। द्वारा घिरा होता है और कोशिका द्रव्य से विभेदित होता है। विभेदित होता है, ठीक है। तो जो केंद्रक द्रव्य है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो सारी एक बार मैं मेंशन कर रहा हूं। केंद्रक द्रव्य में ये चीजें पाई जाती हैं। देखो इसके अंदर देखो क्या भरा है, अभी बताया था स्ट्रक्चर में मैंने, ये क्रोमेटिन है। ये क्रोमेटिन, क्रोमेटिन किसका बना है बेटा? डीएनए का, तो डीएनए बोल दिया अपन ने। केंद्रक के अंदर आरएनए भी पाया जाता है। केंद्र के अंदर कुछ विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन भी पाई जाती हैं। केंद्र के अंदर विशिष्ट प्रकार के एंजाइम भी पाए जाते हैं। बहुत होते हैं, लेकिन जैसे एग्जांपल बता रहा हूं, जनरली जो पूछता है, जैसे आपका डीएनए पॉलीमरेज हो गया, याद आया बेटा? कुछ पुरानी बातें हैं, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, बहुत सारे हैं जो आगे आएंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। डीएनए पॉलीमरेज बेटा किस में हेल्प करता है? प्रतिकृति में, रेप्लिकेशन। और आरएनए पॉलीमरेज किस में हेल्प करता है बेटा? याद करो, ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। अब ये मत पूछना कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, लंबा टॉपिक है ये, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पार्ट है। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एक एक क्लास में कंप्लीट होंगे, जिनको अपन डिटेल में लेंगे। प्रोसेस है रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए का निर्माण, रेप्लिकेशन डीएनए से आरएनए का निर्माण, ट्रांसक्रिप्शन। इसके अलावा देखो बेटा, इसमें न्यूक्लियोटाइड्स भी पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, ये भी सब पढ़ेंगे अपन आगे। इसके अलावा इसके अंदर एटीपी भी पाया जाएगा जो उपापचय क्रिया में सहायक है। इसके अलावा अनेक प्रकार के बायो मॉलिक्यूल, जैव अणु, मिनरल्स वगैरह भी पाए जाते हैं, कोफैक्टर वगैरह, काफी चीजें हैं। द्रव्य है, द्रव्य के अंदर उपापचय क्रियाएं संपन्न होती हैं, एंजाइम है, मेटाबोलाइट्स हैं, आपके कोफैक्टर, कोएंजाइम प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा इसमें केंद्रिका पाई जाती है, केंद्रिका। तो ये चीजें हैं, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है जो इस चैप्टर में आपको अभी टॉपिक में कवर करना है? क्रोमेटिन और केंद्रिका, इन दोनों को आप स्टडी करोगे, क्योंकि यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्रोमेटिन क्या है, क्रोमेटिन की संरचना क्या है, खोज किसने की थी, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, केंद्रिका, केंद्रिका की संरचना, कार्य वगैरह सब स्टडी करेंगे अपन। तो धीरे धीरे जैसे आपका केंद्र कंप्लीट हो जाएगा तो चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ देखो अपन क्रोमेटिन की बात करेंगे और केंद्रिका की बात करेंगे। यहाँ तक की बात क्लियर बेटा? केंद्रक डिटेल में चलेगा बेटा, मैं फिर बता रहा हूँ क्योंकि केंद्रक बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोशिका विभाजन को लिंक करेगा, इसलिए केंद्रक पे थोड़ा अपन टाइम देंगे इसको। अभी केंद्र की कहानी केवल जनरल कंप्लीट हुई है, क्योंकि केंद्र में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है बताओ बेटा? आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए किस रूप में पाया जाता है? क्रोमेटिन के रूप में। इसलिए आपको क्रोमेटिन का यहाँ पूर्ण अध्ययन करना पड़ेगा। यहाँ नहीं है क्रोमेटिन डिटेल में, मॉलिक्यूलर में, लेकिन बिना क्रोमेटिन के आप फिर समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैं क्रोमेटिन को यहाँ कवर करवाऊंगा। मॉलिक्यूलर में आएगा वापस वहां फिर कवर कर लेंगे ताकि और स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। तो घबराना नहीं है, अगर डिटेल में जाऊं तो घबराना नहीं है आपको। क्रोमेटिन की स्टडी करेंगे और केंद्रिका की स्टडी करेंगे, क्रोमोसोम भी समझाएंगे, गुणसूत्र क्या है, किस तरह से क्रोमेटिन से गुणसूत्रों का निर्माण होता है, और केंद्रिका वगैरह की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी किसकी? केंद्रक आवरण और न्यूक्लियोप्लाज्म। अब दो बचे इसमें, केंद्रिका और क्रोमेटिन, ठीक है। तो केंद्रिका और क्रोमेटिन को अपन अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आज पहली क्लास है सेल बायोलॉजी सेकंड की, तो इतना ही काफी है। लेकिन फिर कह रहा हूं बेटा, सेल बायोलॉजी फर्स्ट को रिवाइज करते रहना। केंद्रक अच्छे से समझ में आ गया तो कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन वाला चैप्टर बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, बिल्कुल रटने का नहीं है, समझने का है। समझ आ गया, लाइफ टाइम नहीं भूलोगे, और रट लोगे तो 10 दिन बाद भूल जाओगे, फिर रटोगे फिर भूल जाओगे। इसलिए कोशिश करना कि समझ में आ जाए, ओके। और समझना जरूरी है, तो बिल्कुल इसकी कहानी को अपन क्लियर करेंगे। तो कल वाले लेक्चर में अपन बात करेंगे किसकी? क्रोमेटिन की और केंद्रिका की,
लेकिन आप थोड़ा उसको रिवाइज भी करना बेटा, है ना। केंद्रक आपके एनसीईआरटी में 1.5 पेज में केंद्रक को कवर कर रखा है, तो एक बार हल्का सा उसको एक बार रिवाइज कर लो, 10 मिनट लगेंगे, सारे स्टेटमेंट पढ़ मारो, समझ आई कि नहीं आई। लेकिन यहाँ जब एक एक लाइन पे अपन काफी सारी बातें करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ क्या क्या बातें हैं, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उसको रिवाइज करके आना ताकि कल की क्लास में अपन इसको कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो कल इसको कंटिन्यू करेंगे। ऑल द बेस्ट।